नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सोमवार को सदन में अलवर जिला छाया रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में बिजली कटौती मामले को उठाते हुए मंत्री पर उल्टा आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया कि बिजली कटौती नहीं होगी, अगर होती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार लोगों को बिजली देने के बजाय कांग्रेस राज के सारे आदेश कैंसिल कर रही है। इस पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि गैप को पावर परचेज करके कम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में 2 से 2.5 हज़ार मेगावाट की कमी है। मंत्री ने 20 से 22 घंटे बिजली देने, किसानों को 6 घंटे बिजली देने की बात कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने मंत्री नागर पर गलत जवाब देने का आरोप जड़ दिया। उधर प्रश्नकाल में विधायक रमेश खींची ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की औद्योगिक क्षेत्र लागू करने की नीति नहीं थी। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि चिन्हित भूमि को लेकर आवंटन मामले में अधिकारियों को लिखा है, डिमांड बेस्ड कार्रवाई करेंगे। देखिए, बिजली को लेकर हमारे साथी भाई मनीष यादव जी ने किस पर्ची के माध्यम से मामला उठाया था। अमित चाचान जी ने भी स्थगन के माध्यम से मामला उठाया था और इंदिरा मीणा जी ने भी प्रश्न के माध्यम से मामला उठाया था। और ये बहुत गंभीर विषय है और कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। पिछले 1.5 महीने से राजस्थान की जनता परेशान है। हम लगातार इस चीज़ को समय समय पर विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। खुद मैंने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की थी 20-25 दिन पहले, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। सरकार सदन के अंदर ये जवाब दे रही है कि हम किसानों को 6 घंटे और आम जनता को 20-22 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो कि एकदम विधानसभा के अंदर सदन को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने पुरजोर तरीके से इस मामले को आज उठाया। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, एक दिन बिजली पे चर्चा कराएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, सरकार जनता की सुने। आज गरीब जनता गांव के अंदर परेशान है, उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि वो जनरेटर या इन्वर्टर के माध्यम से अपना गुजारा कर लें। उनको तो बिजली आती है तो ही उनका पंखा चलता है। इन हालातों के बीच में कैसे बुजुर्ग रह रहे हैं, कैसे गर्भवती महिलाएं, कैसे आमजन और किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे रह रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। निपा वायरस के केरल में दस्तक देते ही राजस्थान में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। निपा वायरस की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सक्रिय हो गया। केरल में फिर से निपा वायरस केस डिटेक्ट होने पर केंद्र से लेकर सभी राज्यों में चिंता बढ़ गई। प्रदेश निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, ज्वाइंट डायरेक्टर, सीएमएचओ सहित पीएमओ को निपा वायरस की रोकथाम को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने निपा की रोकथाम नियंत्रण के लिए माइक्रो मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। केरल से आने वाले यात्रियों की विशेष स्क्रीनिंग के लिए भी निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। सर्वे के मुताबिक 2024-25 में जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया। वहीं महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो सुझाव दिए गए, उसकी झलक संसद में कल पेश होने वाले आम बजट में दिखेगी। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद कल आम बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लगातार 7वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को संसद का बजट सत्र शुरू होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बजट के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि हम मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट सत्र और मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा, उन पर गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है। अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है जो हमारे 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, बजट उस पर केंद्रित होगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया। आदेश में कहा कि पूर्व में जारी निर्देशों की समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। इस संबंध में भाजपा नेता अमित वाल्मीकि ने कहा कि 58 साल पहले 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। ह्यूस्टन में चल रही विश्व जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत के लड़कों और लड़कियों की टीम को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय लड़कों की 6ठी वरीयता प्राप्त टीम 4थी वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया से 1-2 से, जबकि लड़कियों की टीम 3री वरीयता प्राप्त मलेशिया से समान अंतर से हार गई। लड़कों के वर्ग में युवराज वाधवानी ने सेओजिन ओह को 3-2 से हराकर भारत को जीत के साथ शुरुआत दिलाई, लेकिन पिछले सप्ताह व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाले शौर्य बावा को 4 करीबी गेम में रजत पदक विजेता जू यंग ना से हार का सामना करना पड़ा। निर्णायक मुकाबले में क्रून किम ने अरिहंत केएस को पराजित करके दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। लड़कियों के वर्ग में शमीना रियाज के हिटनी हिल्सन से हारने के बाद भारत के अनाहत सिंह ने थानु साउथ्रियन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज की, लेकिन निर्णायक मुकाबले में निरुपमा दुबे को डोएनसे सैन ली से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होंगे। बीसीसीआई सचिव जयशाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बीसीसीआई 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय एथलीटों का समर्थन करेगा। बीसीसीआई इस अभियान के लिए IOA को 8.5 करोड़ रुपए देगा। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच घरेलू बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। BSE का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 504 अंक गिरकर 80,100.65 अंक पर आ गया। वहीं NSE निफ्टी 168.6 अंक फिसलकर 24,362.30 अंक पर रहा। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में से कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लॉसन एंड ट्यूब्रो, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई, तो वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, HDFC बैंक और पावर ग्रिड के शेयर मुनाफे में रहे। भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर से उभरकर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 5 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.65 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी के प्रवाह और भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से रुपये को समर्थन मिला और गिरावट पर रोक लगी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया। बाइडेन ने भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस के नाम की सिफारिश ऐसे वक्त पर की जब रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस में खराब प्रदर्शन के बाद उन पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ से हटने का दबाव बना रहे थे। बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बीच 4500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए। इन झड़पों में 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव का एक छात्र भी भारत पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।